नाइन्थ क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो ये आपका फिजिक्स का 4th चैप्टर है और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है। ठीक, तो वर्क एंड एनर्जी काफ़ी इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है कि वर्क क्या होता है। तो व्हाट इज़ वर्क? तो वर्क जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये वो वाला वर्क नहीं है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। साइंस के अंदर वर्क थोड़ा सा अलग होगा, बिल्कुल ठीक है। तो वर्क के लिए जो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन रखी वो क्या रखी कि वर्क में क्या होना चाहिए। पहली चीज़ फोर्स लगना चाहिए, अ फोर्स शुड बी अप्लाइड। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। एक फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही वर्क हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी क्या है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इज दैट ऑब्जेक्ट जिस पर हमने फोर्स लगाया, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ओके, तो दो कंडीशन है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो उसकी वजह से डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की यहाँ पर बात होगी, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, वर्क के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमें फोर्स लगाना है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक डिपेंड करता है फोर्स पर, एक डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। हम कह सकते हैं कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट टेंड्स टू चेंज, ट्राइज टू चेंज इट्स पोजीशन, शेप, वेलोसिटी, एंगल्स, ये सब होता था फोर्स के अंदर, ठीक है। अगर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको हम वर्क बोलते हैं। इसका जो रियल फॉर्मूला है वो आप उसमें पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, वो है एफ एस कोस थीटा, where theta is ठीक है। इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट आपने से सुने हैं, अल्फ़ा बीटा सुने ही हैं, ठीक है, पाई सुना है। तो उसी तरह से थीटा भी होता है जिसको हम एंगल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा होता है। अब ये कोस थीटा क्या है, तो अब इसको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोस थीटा का मतलब होता है बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करना है। कोस थीटा इज बी बाई एच। तो ये आपका मैथमेटिकल टर्म है, आप इसको 10th क्लास में सीखेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले के बारे में हम डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे 9th के अंदर। तो हमें जो पता लगा वर्क के बारे में, वो पता लगा कि वर्क में दो चीज़ें होती है। पहली होती है कि उस पर फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी क्या होती है कि उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मान लो कि आप फोर्स लगाए जा रहे हो, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वर्क ज़ीरो है। दीवार के धक्का मारते जाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसका मतलब क्या होगा, फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि क्या बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, सोच के देखो, तो बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि रियलिटी में जो हम अपनी अर्थ की बात करें तो रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के चल रहा हो। ओके, तो बिना फोर्स के कैसे नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि सर हम गाड़ियाँ चला लेते हैं, जो है 60 की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो क्या इंजन फोर्स नहीं लगा रहा? अगर इंजन फोर्स नहीं लगा रहा तो फिर इंजन की ज़रूरत ही क्या है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है। जो वर्क नहीं हो रहा इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ओके, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम उसको सेम स्पीड से चला रहे तो हमें फोर्स की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमने क्या सीखा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता था v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगी, और एक्सेलरेशन के लिए हमें फोर्स चाहिए। लेकिन इसने क्या कहा है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। आपने जैसे कहा यूनिफॉर्म स्पीड से चलेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स ज़ीरो, तो वो नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होगा, अगर अपनी ऐसे कोई भी गाड़ी चल रही है
तो इंजन आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय इंजन, तो पीछे की तरफ इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने सुनी हुई है पहले से ही। इंजन आगे फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, इस वजह से ओवरऑल फोर्स 0 है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन निकालने का पता लगा। इस तरह से हम वर्क डन निकालते हैं। तो आपको जो इसमें नोट करना है वो ये है कि कंडीशन क्या है वर्क की, यहाँ तक इस चीज़ को एक बार नोट कर लीजिए, और साथ में आप इस चीज़ को भी एक टेबल के अंदर नोट कर लेना, ठीक है। ये हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये आपके सामने वर्क की डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला एंड यूनिट, ठीक है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स डिस्प्लेसेस ए बॉडी। अगर हम किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो हम कहेंगे कि वर्क हो गया, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हमने क्या बनाई थी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल्स टू एफ एस। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला था जो हमें बड़ी क्लासेस में पढ़ना है वो था W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने इसकी एसआई यूनिट हम कैसे बनाते हैं? फॉर्मूले से एसआई यूनिट बनाते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर। और इसका छोटा नाम हमने रखा जूल। तो 1 जूल इज कॉल्ड कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। जूल के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल J, ठीक है। अब इसमें आता है कि सर ये थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन है 1 जूल की, लेकिन यही इसकी साइंटिफिक टर्म है। तो आप इसको समझने के लिए इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे हमें पता है कि वेट हमने सीखा था लास्ट चैप्टर में, वेट का फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। अच्छा जी, वेट इज ए फोर्स बाय विच ग्रेविटी अट्रैक्ट, जिसकी वजह से ग्रेविटी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वेट इज ए फोर्स, ओके। तो वेट फोर्स है, अच्छा जी, मान लिया। जी की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 9.8 होती थी, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं? 10 ले सकते हैं, ओके, ये 10 ले लिया। तो अगर मैं इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब, अच्छा, 1/10 किलो कितना होता है? 1 किलो का 10वां हिस्सा 100 ग्राम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 100 ग्राम की चीज़ को उठाओ तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही है? 1 न्यूटन लगा रही है, ठीक है। आपको करना क्या है इस चीज़ को समझने के लिए? एक 100 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को उठाओ अर्थ से 1 मीटर ऊपर, ठीक है, जो सरफेस है उससे 1 मीटर ऊपर उठाओ, तो दैट इज़ 1 जूल। कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी, ठीक है, मसल्स लगेगी, उसमें एनर्जी लगेगी, तो उसको हम 1 जूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट? तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को सीखना है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो थिंग है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ वर्क, कि हमारे पास वर्क कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के वर्क होते हैं, एक है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क और एक है जीरो वर्क। उससे पहले अपने पास एक चीज़ और है कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होता था? जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 3 तरह के वर्क है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। आप जिधर फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क, ठीक है। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है। अपने पास एक डब्बा है, आप इसको धक्का लगा सकते हैं, सरक जाएगा। हम दरवाजे को धक्का लगाते हैं, उसी तरफ खुलता है, ओके। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क, ओके। उसके बाद है नेगेटिव वर्क। क्या होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। यानी कि फोर्स तो इधर लगे लेकिन ऑब्जेक्ट इधर चल पड़े, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल है अपने पास फ्रिक्शन, वर्क बाय फ्रिक्शन। देखो हमें पता है कि फ्रिक्शन किधर लगता है? अपोजिट लगता है। अगर गाड़ी चल रही है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो गाड़ी के इंजन ने फोर्स किधर लगाया? आगे की तरफ, ताकि गाड़ी आगे चले, और उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क क्या है? नेगेटिव वर्क। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम, वर्क बाय ग्रेविटी। लेकिन ये जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं बॉल को, ठीक है। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट जा किधर है? ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी उसको किधर लेके जाना चाहती है? नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे,
और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क नीचे और फोर्स नीचे, होगी ना अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। इज दिस ओके? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या होगा, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम ए, ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला क्या था, तो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, या ये जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो आपका आंसर वर्क डन जीरो आ जाएगा, ठीक है। एंगल 90 डिग्री होने से वर्क जीरो कैसे होता है, तो इसका लॉजिक आपको इस फॉर्मूले में मिलेगा। जब एंगल की वैल्यू आप 90 रखोगे तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। 10th की बुक में आपको ये चीज़ मिलेगी, 10th की मैथ्स की बुक में, तो वहाँ से हमारे पास आता है कि वर्क जीरो होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जीरो वर्क के, तो इसका आंसर है जब हम सड़क पे सीधा चलते हैं, ठीक है, तो हम किधर जा रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं सड़क है, यहाँ पर कोई ऐसे एक ह्यूमन बीइंग इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है, तो हम तो अपने मसल से जो वर्क कर रहे हैं वो हमें उस तरफ लेके जा रहा है और ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है और ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे है, तो ये एंगल 90 डिग्री बन गया। तो इसका वर्क डन कितना, जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, अगर हमने सर के ऊपर कुछ सामान रख रखा है, ठीक है, सिर पे कुछ सामान रख रखा है, मान लो यही पर्सन है, इसने सर पे सामान भी रख लिया, तो इस सामान का फोर्स, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन चल उधर रहा है, तो यहाँ पे एंगल जीरो आ गया कि फोर्स इसका नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, वर्क जीरो हुआ। तो अगर आप किसी को सर के ऊपर सामान उठा के लाने के पैसे देते हो तो आपको उसको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसने वर्क नहीं किया। तो ये चीज़ एकदम इलॉजिकल है। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, लेकिन उसको चलना तो आगे की तरफ है, ठीक है ना, उसके मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसने वर्क डन किया है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसने तो किया है, वो तो चल रहा है ना उधर, तो यहाँ पर वो भी इधर चल रहा है, फोर्स भी इधर लगा के चलेगा ना, पैरों से फोर्स इधर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क। लेकिन ग्रेविटी का रोल यहाँ पर आ गया, हम सर के ऊपर रख के को चल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आया, जीरो वर्क। दूसरी चीज़, आपको पता है कि हमारा जो सन है वो सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ओके, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, हमने बात की थी, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगेगा, आंसर है सेंटर की तरफ लगेगा। यस, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। और अगर वो ऐसे घूम रहा है तो हमने इसकी बात की थी कि डायरेक्शन ऐसे होती है, फिर इस पॉइंट पर इधर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, हर बार एंगल 90 डिग्री बन रहा है, अगर वो इधर है तो इधर आएगी, और यहाँ से रेडियस फिर से 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब जो प्लैनेट्स इतने सालों से घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, उनका वर्क डन कितना है, जीरो है। इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि ध्यान से देखें तो वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। जैसे यहाँ पे चला, 1 साल बाद प्लैनेट दोबारा यहाँ पर, ठीक है, अर्थ का ईयर अलग होता है, मून ईयर अलग होता है, एंड मार्स का ईयर अलग है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है पहले से ही, ठीक है। तो इस तरह से जब चीज़ें चलती हैं सर्कुलर पाथ में तो उनका वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इज दिस ओके? एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लो। तो ये था हमारे पास वर्क की डिटेल्स, ठीक है। वर्क को हम कैसे कैसे निकालते हैं, क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, क्या उसका लॉजिक है, वो हमने जान लिया। दूसरी चीज़ देखो, इसमें क्या है, हमारे पास जैसे वर्क का फॉर्मूला W = Fs है, ठीक है। क्या मैं F = m में रख सकता हूँ, तो ये m × a × s भी हो सकता है, ठीक है। क्या मैं a की वैल्यू भी रख सकता हूँ, तो रख सकते हैं बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा m v - u/t × s। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो आज एक बार हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनर्जी के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।